हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ओके, चलो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो हम रखेंगे। जो आज का लेक्चर होगा वो होगा राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं हैं। इससे पहले हमने जीएनपी और जीडीपी के बारे में क्लियरली पढ़ लिया था और उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में भी समझ लिया था। आज हम ऐसी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते तो हमेशा उसमें कंफ्यूज वाली स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ये एक जैसे ही अवधारणाएं हैं, इनमें बहुत मामूली अंतर पाया जाता है। इस वजह से इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और ये वाली जो यूनिट है ये न केवल आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, वरन आपकी एसएससी हो या और सामान्य ज्ञान का कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई पोर्शन हो और इसमें इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक दे रखा हो तो उनमें ये अवधारणाएं ज़रूर पूछी जाती है। तो इनके बारे में आपकी बेसिक समझ बहुत क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें मामूली अंतर पाया जाता है जिसको आप अगर ध्यान से नोट करेंगे तो ही उसको आप समझ पाएंगे। तो बच्चों, हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जीएनपी और जीडीपी, केवल हमने उनका सामान्य विश्लेषण पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था कि इनका अलग अलग कौन कौन से बेस के आधार पर कैलकुलेट की जा सकती है। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। बच्चों, जो है कोई भी ये जो अवधारणाएं हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो या सकल घरेलू उत्पाद हो, एक तो इसका अध्ययन बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है, दूसरा जो अध्ययन किया जाता है वो साधन लागत के आधार पर किया जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जब एक देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल उत्पादन, किनका, अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का कुल उत्पादन को उसी वर्ष की प्रचलित बाजार कीमतों से गुना कर दिया जाए तो बाजार कीमतों पर जीएनपी प्राप्त होती है। बच्चों, सीधा इसका तात्पर्य यह है कि किसी देश में जो कुल उत्पादन एक वर्ष में होता है, पूरे वर्ष में जो उत्पादन होता है उसको, उनकी जो भौतिक मात्राएं हैं उनको अगर बाजार कीमतों से गुना कर दिया जाए तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें सामने निकल कर आता है। इससे अगली वाली जो टर्म है वो है साधन लागत पर। एक हो गया बाजार कीमतों पर, दूसरा हो गया साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी क्या होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें हो गई, एक मार्केट प्राइस, एक दूसरी होगी फैक्टर कॉस्ट। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि साधन लागत पर जीएनपी एक देश में एक वर्ष में विभिन्न उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। उत्पादन के जो चार साधन आमतौर पर माने जाते हैं, पहला है भूमि, दूसरा है श्रम या लेबर, तीसरा है पूंजी कैपिटल, चौथा है उद्यमी या एंटरप्रेन्योर माना जाता है। इन उत्पादन के साधनों को उत्पादन करने के बदले में प्रतिफल मिलता है, उनको आय मिलती है। अगर इस आय को हम जोड़ लें तो वो साधन लागत पर प्राप्त होने वाली सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद कहलाता है। अगर हमारे पास जीएनपी मार्केट प्राइस पर हम अपने को दी हुई है तो हम उसे फैक्टर कॉस्ट पर या साधन लागत पर हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट? साधन लागत पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर बाजार प्राइस पर हमें जीएनपी दी हुई है तो उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं। बच्चों, कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। तो दोनों अलग अलग होते हैं, हमें ये नोट करना है। यहाँ अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है। अप्रत्यक्ष करों को परोक्ष कर भी लिख देते हैं कभी कभी, तो इस बारे में भी क्लियर रहना चाहिए। परोक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर एक ही बात होती है और इनको घटा दिया जाता है, प्लस उपादान या सब्सिडी को उसमें जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जीएनपी साधन लागत पर निकल कर आ जाती है। बच्चों, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि अप्रत्यक्ष कर पर एक आपका इसको घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर है उत्पादन के साधनों को नहीं मिलते। उत्पादन के जो साधन कुल उत्पादन कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसमें से जो अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा सरकार के पास में चला जाता है, जबकि उपादान या सब्सिडी जो सरकार देती है विभिन्न क्षेत्रों में ताकि उनकी जो बाजार जो कीमत है और उनकी उत्पादन लागत है उनका अंतर पूर्ति की जा सके, तो इसको जोड़ते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों को मिलती है। इसलिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। बच्चों, बहुत बार बहुत एसएस के एग्जाम में पूछ लेते हैं, सेकंड ग्रेड का
सामाजिक विज्ञान से कोई एग्जाम लगता है तो उसमें पूछ लेते हैं। बहुत सारे जो कॉमन एग्जाम होते हैं सामान्य बेस जानकारी पर आधारित, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पर सकल और बाजार मूल्य और साधन लागत वाला हो गया क्लियर। अब आ रहा है शुद्ध। शुद्ध का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब फिर वही मार्केट प्राइस पे या बाजार लागत पर पूछ रहे हैं, तो शुद्ध जहाँ पर भी आ जाए, चाहे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो, तो शुद्ध आते ही ऐसा है कि सकल में से जो कुल है उसमें से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, जिसे हम पूंजी उपभोग भत्ता भी कहते हैं। बच्चों ये कॉमन वर्ड है, जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं मूल्यह्रास की जगह आपको परीक्षा में पूछ लिया पूंजी उपभोग भत्ता दे दिया, तो आपको अगर इनके समानार्थक शब्द पता है तो वहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। इनको आप विशेष तौर पर पढ़ते समय फोकस करें कि इसका दूसरा समानार्थक शब्द क्या है, जो परीक्षा में पूछ सकते हैं, कॉमन पूछते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ भी क्लियर होनी चाहिए। जब हम शुद्ध की बात करते हैं, यानी जब उत्पादन प्रक्रिया होती है, तो उसमें मशीनों की घिसावट होती है। मशीनों की घिसावट होती है, नई मशीनें उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये जो इतना जो मूल्यह्रास होता है, मशीनों की जो घिसावट होती है, उसको अगर हम संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन में से लेस कर दे तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आता है। अगली जो बच्चों अवधारणा है वो है सब, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इम्पोर्टेंट अवधारणा है ये, कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अवधारणा को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो सीधा सा आपका आंसर आ गया कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या NNP एट फैक्टर कॉस्ट इसे हम कहेंगे। साधन लागत की बात आते ही आपको ये क्लियर रखना है कि आपका जो सकल है उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटाना है। कौन सा कर घटाना? अप्रत्यक्ष कर घटाना, और आपको उसमें सब्सिडी जोड़ देनी है। साधन लागत की बात आते हैं, आपको अप्रत्यक्ष कर घटाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और सब्सिडी जोड़ देनी है। और शुद्ध की बात आती है बच्चों, शुद्ध की बात आते ही आपको उसमें से मूल्यह्रास की घटाना पड़ता है। अब ये देख लीजिए, NNP एट मार्केट प्राइस अपने पास में है, तो आपने क्या किया, साधन लागत पर लेने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया क्योंकि उत्पादन के साधनों को नहीं मिलता, सब्सिडी इसलिए जोड़ दी क्योंकि उत्पादन के साधनों को मिलता है। इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों के वेतन या मजदूरी, ब्याज किसको मिलता है? पूंजी को मिलता है, लगान भूमि को मिलता है, और उद्यमी को लाभ मिलता है। और इनमें अगर विदेशी शुद्ध साधन आय हम जोड़ लें, जो कि विदेशी शुद्ध साधन आय के बारे में पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया था, अगर वो जोड़ लें तो भी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो NNPFC के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध की आपको बात करते ही है कि मूल्यह्रास घटाना है। साधन लागत पर बात आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे राष्ट्रीय उत्पाद हो चाहे घरेलू उत्पाद हो, आपको अप्रत्यक्ष कर घटाना और सब्सिडी जोड़ना है। अप्रत्यक्ष कर को बच्चों परोक्ष कर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर एक ही बात है। इंग्लिश में इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो आता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स ही इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन आता है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे बच्चों निजी आय। निजी आय या प्राइवेट इनकम। हमारे जो इकॉनमी होती है उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक सरकारी क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य जो प्राइवेट सेक्टर इकॉनमी का, उसके पास में कितनी इनकम होती है एक साल के अंदर, वह निजी आय कहलाती है। निजी आय से अभिप्राय निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादकीय, यानी जो उत्पादक या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय और निगम द्वारा रखी गई आय से है। बच्चों आप जब पढ़ेंगे ये जो निगम, बार बार ये शब्द आएगा, निगम का मतलब कोई नगर निगम नहीं है, इसका तात्पर्य कॉरपोरेशन से है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो हमारे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और बहुत सी जो नेशनल लेवल की कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, उनको निगम कहा जाता है। तो उनकी भी आय होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है ये आय होती है जो। तो निगम की आय और निजी व्यक्तियों की जो आय को हम मिला देते हैं एक साथ, तो हमारे पास में प्राइवेट इनकम निकल कर आ जाती है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो निजी आय का फॉर्मूला हमने देखा NNPFC, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर में से हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान कौन कौन से होते हैं बच्चों?
पेंशन, बेरोजगारी यानी जिनके बदले में इनको कुछ नहीं करना पड़ता वह हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज को इनमें जोड़ना पड़ता है क्योंकि ये निजी क्षेत्र को मिल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा अंशदान जिनमें भविष्य निधि या जीवन बीमा होता है क्योंकि ये प्राइवेट क्षेत्र से निकलकर उनके पास में न रहकर यह एक सरकार का हिस्सा होता है या किसी जो कॉरपोरेट है उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहता है। ये जनता के हाथों में या निजी क्षेत्र के हाथ में ये पूंजी नहीं रहती, इसलिए इसको घटाया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बस्ते भी घटा दी जाती है। अगर ये घटा दे तो हमारे पास निजी आय निकल कर आती है। अब जो अगली आय है बच्चों, व्यक्तिगत आय है, पर्सनल इनकम है। अब देखो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम दोनों कॉमन सी लग रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। व्यक्तिगत आय अलग है, निजी आय अलग है। व्यक्ति आय किसी एक वर्ष में निजी व्यक्तियों द्वारा, अब इसमें निजी व्यक्ति आ गए, पूरा निजी क्षेत्र नहीं आ रहा, केवल निजी व्यक्ति, निगम नहीं आ रहे इसमें, ये बात ध्यान में रखनी है। करों को देने से पहले यानी सरकार को टैक्स कौन से देते हैं? निजी व्यक्ति, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर तो फर्मों से लेते हैं, उद्योगों से लेते हैं, तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति ही देते हैं, निजी व्यक्ति अपनी आय पर देते हैं। उनसे पहले सभी स्रोतों से प्राप्त आय होती है। इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला है निजी आय ऊपर वाली हो गई, अगर उसमें से अवितरित निगम लाभ यानी जो हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेट्स जो घराने हैं, उनके जो बिजनेस हैं, उनके लाभ को हम घटा दें और लाभ कर को हम घटा दें, किस में से? व्यक्तिगत आय में से या प्राइवेट इनकम में से, तो हमारे पास में निजी आय में से घटा दे तो हमारे पास व्यक्तिगत आय का मान निकल कर आ जाता है। अगला है प्रायोज्य आय बच्चों, डिस्पोजेबल इनकम, इसको खर्च करने योग्य आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खर्च करने योग्य आय भी इसको कहते हैं। खर्च करने योग्य आय इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी आय कहते हैं इसको? खर्च करने योग्य आय इसको कहते हैं। प्रायोज्य आय से अभिप्राय उस वास्तविक आय से जो व्यक्ति व परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है, यानी उनके पास खर्च करने के लिए रहती है, उपभोग पर खर्च कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो पिछली जो आय थी हमारी व्यक्तिगत आय थी, पर्सनल इनकम थी, उनमें से प्रत्यक्ष कर को घटा दे क्योंकि प्रत्यक्ष कर उनके पास में नहीं रहते, व्यक्तियों के पास में सरकार ले लेती है। तो उसके बाद जो राशि बचती है वो खर्च करने योग्य बचती है। अगर किसी व्यक्ति के पास में जो राशि है या तो उसको उपभोग करेगा या फिर उसको बचत करेगा, इन दोनों को मिला दे तो भी हमारे पास प्रायोज्य आय आ जाती है। तो प्रायोज्य आय के दोनों ही फार्मूले ठीक है स्टूडेंट्स, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परीक्षा में भी कोई सा ही पूछ सकता है, कोई सा भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको क्लियर रहना चाहिए, दोनों एक ही बात है। अब जो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा वो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या PCI है। बच्चों इसका इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है विभिन्न चीज़ों को समझने के लिए अर्थव्यवस्था में। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर अलग अलग इसके अर्थ निकल कर आते हैं। किसी देश में एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, सीधी सी इसकी परिभाषा है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लीजिए किसी वर्ष विशेष की आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। अब इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि इस धारणा से लोगों की औसत आय के बारे में पता चलता है, उनके जीवन स्तर का पता चलता है, उनके रहन सहन और स्वास्थ्य के स्तर का पता हम इससे चल सकता है, मालूम हो सकता है। किंतु इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को विकास का संकेतक क्यों नहीं माना जा सकता, इसके अंदर ऐसी कौन सी खामी है जिसके तहत इसमें विभिन्न देशों, विभिन्न समाजों, विभिन्न राज्यों के बीच में इससे तुलना के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा कारण यह स्टूडेंट कि यह आय के वितरण के बारे में स्पष्ट नहीं करती, जो इसकी मेजर कमी है। ये स्टूडेंट्स औसत आय के बारे में जरूर बताती है, लेकिन जो समाज में अर्थव्यवस्था में जो आय का वितरण है उसके बारे में स्पष्ट नहीं करती। इसका मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि क्यों नहीं स्पष्ट करती, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसी दो देशों के बीच में, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, दो राज्यों के बीच में तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल है इसमें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का वितरण दिया हुआ है।
अब इस मान लीजिए कोई इकॉनमी है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं इस अर्थव्यवस्था में, समाज में। इनकी पाँचों लोगों की अलग अलग आय दी है। पहला जो व्यक्ति है 5,000 रुपये कमा रहा है, आप इसे सालाना ले लीजिए। दूसरा है 12,000 रुपये कमा रहा है। तीसरा है 8,000 रुपये सालाना कमा रहा है। चौथा है 10,000 रुपये सालाना कमा रहा है। और पाँचवा 1,00,000 रुपये सालाना कमा रहा। अब इनकी हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना चाहें तो इन सब की जो टोटल आय कितनी हो गई, 1,35,000 इनकी आय हो गई। अगर इसमें हम 5 का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, 5 का भाग दे दें, तो हमारे पास औसत जो आय आती है, प्रति व्यक्ति आय आती है, वो 27,000 रुपये निकल कर आती है। अब बच्चों देखिए, जो इकोनॉमी की वास्तविक परिस्थिति है उसको ये प्रति व्यक्ति आय रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उसको प्रस्तुतिकरण नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो 27,000 प्रति व्यक्ति आय हम निकल कर आ रही है हमारे उस फॉर्मूले से, तो इसमें देखिए जो पहले व्यक्ति की आय है इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय। दूसरा व्यक्ति है इसकी 2 गुना से ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय। तीसरा व्यक्ति है इससे 3 गुने से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। चौथा व्यक्ति है इसके भी लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय निकल रही है। तो केवल एक आदमी की आय ने ही इस प्रति व्यक्ति आय को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब प्रस्तुत नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बहुत इसमें से जो ज़्यादातर मेजोरिटी लोग हैं उनकी आय 27,000 से बहुत कम है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को तुलना के लिए प्रयोग करने में ये समस्या हमारे सामने आती है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कॉलेज जो राजकीय महाविद्यालय चाकसू है उसके जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ मेरे को वीडियो में सुधार करना है, मेरे लेक्चर में सुधार करना है, तो अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।